नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चंडीगढ़, सूरत और इंदौर, या थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अरुणाचल, खजुराहो, सूरत और फिर इंदौर, लोकतंत्र की दिन दहाड़े डकैती हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाकायदा ये चुनाव जीतने के अगर काबिल नहीं है भाजपा, तो उसको चुराने की, उसके पे डकैती डालने की कोशिश हो रही है। चंडीगढ़ में आपने देखा कैसे मेयर के चुनाव में बाकायदा धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और तब जाके मामला निपटा। आपने सूरत में देखा कि बिना चुनाव हुए हुए किस तरह से वहां बीजेपी के एक नेता जीत भी गए, बीजेपी का सांसद भी बन गया। अब सूरत के बाद ये बारी आ गई है इंदौर की, कि इंदौर में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बड़े ही प्रभावी नेता हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेता हैं, इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो छोटे मोटे किसी तरह के 2-4 करोड़ के लालच में आ जाएंगे। सूरत का ये पूरा मामला इस तरह से पता चल रहा था कि वो व्यक्ति शायद लड़ना ही नहीं चाहता था इलेक्शन सूरत में, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से न सिर्फ कि धांधली, बल्कि पूरे तरीके से एक तरह से मैं कहूँ कि जुर्म का मामला सामने आ रहा है, डराने का मामला सामने आ रहा है कि आम आदमी से उसके वोट करने का अधिकार छीना जा रहा है। पहले मैंने आपको बताया सूरत, और उसके बाद अब इंदौर में, दोनों जगहों पर वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीटों पर पहले ही डिक्लेयर हो गया, पहले ही नतीजा घोषित हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अक्षय कांति बम, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से चुनाव लड़ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। और ये देखिए आप, शानदार तस्वीरें, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ हंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे नजर आ रहे हैं कैलाश, जो कांति बम हैं, वो नजर आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने न सिर्फ कि अपना नॉमिनेशन वापस लिया, बल्कि किस तरह कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन कर ली। ये मैं आपको वाकया बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से जब इनका नॉमिनेशन हो रहा था, जब बीजेपी की जो कानूनी सेल है उसने कहा था कि जो कांति बम हैं वो नहीं कर सकते ये नॉमिनेशन, क्योंकि उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में ये नहीं लिखा है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। हैरानी आपको होगी, और नहीं भी होगी शायद, कि उसी वक्त, यानी आप ये सोचिए कि 17 साल पुराना ये केस जो है उसको वापस लाया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है, और उसमें जोड़ी गई एक नई धारा, जो कत्ल की धारा जोड़ी गई उसी दिन जिस दिन ये नॉमिनेशन हो रहा था इन साहब का, कांति बम का। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि इस ऑब्जेक्शन को वो ओवररूल करते हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने के दिन ये धारा उनके ऊपर जोड़ी गई है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है आप जानते हैं, केंद्र के अभी चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से इस व्यक्ति को डरा धमका के, जिसकी अच्छी खासी स्थिति में था, उसको अब भाजपा में शामिल कर लिया गया। अब जाहिर है इंदौर में किसी चुनाव की ज़रूरत नहीं है, सूरत में किसी चुनाव की ज़रूरत नहीं है, खजुराहो का हाल आपको पता ही है। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ूं, एक पूरे तरीके से मैं कहूँगी, एक ट्वीट में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरी सूरत हाल को इस तरह बयां कर दिया कि शायद कोई न्यूज़ एनालिसिस ना कर पाए। जो चंपई सोरेन है वो कह रहे हैं, पहले अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध, फिर खजुराहो में नामांकन रद्द, उसके बाद सूरत में निर्विरोध, अब इंदौर में निर्विरोध। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया था। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ दी गई। मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी हद तक जाकर जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। क्या आपको भी अब लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे? चंपई सोरेन की पूरी कहानी आपको बताती है कि कैसे हेमंत सोरेन, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जनता के जरिए चुना गया नुमाइंदा, हवालात की हवा खा रहा है। इन्हीं के बदले चुना गया चंपई सोरेन को। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इसके अलावा एक और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जेल में हैं, जैन साहब, और किसी तरीके से संजय सिंह को जमानत मिल पाई है लगातार बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। यानी वो लोग जो लालच में नहीं आते, जो धमकी में नहीं आते, उनके साथ ये सलूक किया जाता है कि उनके ऊपर मुकदमे दायर करके और उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। अब मुझे आप बताइए, जब विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है भारत में, संविधान खत्म हो रहा है, अभी बीजेपी को दोबारा चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहती हूँ संविधान खत्म हो चुका है। ये अब दावे के साथ कहने की जरूरत है कि आम आदमी से उसके वोट करने का अधिकार छीना जा रहा है,
पॉलिटिकल पार्टियों से उनके चुनाव लड़ने का अधिकार छीना जा रहा है। ये एक मजाक, एक सर्कस हो गया है पूरा चुनाव, क्योंकि अगर एक सीट पे धांधली हो रही है, एक सीट पे डर का इस्तेमाल हो रहा है, एक सीट पे लालच का इस्तेमाल हो रहा है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे का पूरे तरीके से विषय बन गया है। तो हम कुछ ही देर में आपके सामने एक वरिष्ठ पत्रकार हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को समझा जाए, ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई। लेकिन सूरत का मामला आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे ने नॉमिनेशन वापस लिया, उनके खुद के रिश्तेदारों ने, जो वहां पर मौजूद थे गवाह, वो जब वहां पेश नहीं हुए और नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जा सका, तब बाकी 9 लोगों ने भी अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए। उनमें जो एक्सक्यूज दे रहे थे वो लोग, जिस तरह के बहाने बना रहे थे, उसमें ये था कि मुझे ट्रैफिक की समस्या से मैं जूझ रहा था और उससे मुझे बड़ी परेशानी थी, और जब मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा, उसमें देखा कि इनका बड़ा अच्छा प्लान है कि ये ट्रैफिक दूर कर देंगे, ट्रैफिक की समस्या को दूर कर देंगे, तो इसलिए मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। एक ने कहा कि मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था और इसलिए मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तीसरे ने कहा कि मैं तो खुद भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, उसमें यकीन रखता हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे से लड़ने के लिए मैं वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था। जब कांग्रेस के नुमाइंदे ने नॉमिनेशन वापस ले लिया तो मैंने भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। आप हद देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को, सूरत का मामला हमारे सामने बताता है कि कैसे पूरा मामला कितना फिक्स है। ये मैच पूरे तरीके से फिक्स्ड है। तो अब यहाँ फिक्र करने की ज़रूरत है, सिर्फ मुझे पत्रकार को नहीं, सिर्फ विपक्षी पार्टियों को नहीं, सिर्फ वो लोग चुनाव के अधिकारी जो चुनाव करा रहे हैं उनको नहीं, चुनाव आयोग को ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है इस वक्त जो भारत का आम नागरिक है उसको समझने की ज़रूरत है कि आपके सामने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का विकल्प पेश किया जा रहा है जो लोकतंत्र और संविधान और पूरा जो हमारा चुनावी प्रक्रिया है उसकी दिन दहाड़े डकैती कर रही है। जो राकेश दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम समझते हैं कि किस तरह के ज़मीनी हालात थे जिसके सबब इस तरह से ये कांति बम जो पहले नुमाइंदे थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। राकेश जी, सबसे पहले तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि सूरत से लेकर और इंदौर तक जब भाजपा जीत ही रही है तो आखिर इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत क्या पड़ी है? इंदौर में हुआ क्या? इंदौर में सूरत से मामला थोड़ा सा अलग है। सूरत में मामला प्रलोभन का था, सेटिंग का था, एडजस्टमेंट का था। जैसे कि बाद में पता लगा कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसने अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया था और पहले से ही तय हो गया था कि वो जो बीजेपी के दलाल है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, और ये कुंभानी दोनों में मिली भगत थी। लेकिन ये यहाँ का जो मामला है इंदौर का, वो थोड़ा ये सिर्फ प्रलोभन का मामला नहीं है, एल्योरमेंट का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे प्रजातंत्र की डकैती का मामला है। ये एक तरह से कांग्रेस प्रत्याशी की कनपटी पे पिस्तौल रख के और उसे डरा धमका कर नॉमिनेशन वापस लेने का मामला है। मैं आपको सिलसिले से बताता हूँ। 26 तारीख को दूसरे राउंड की वोटिंग हुई मध्य प्रदेश में। पहले राउंड की वोटिंग 8% 6% कम हुई थी, दूसरे राउंड में 8% वोटिंग कम हुई है। उससे बहुत ही घबराहट का माहौल हो गया, बीजेपी में इतनी मुर्दनी छा गई और कांग्रेस में एक तरह से फिर से जान आ गई। कांग्रेस मोरल वाज एट द लोएस्ट ebb टिल देन। तो उसी दिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसी दिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है अक्षय कांति बम, उसके खिलाफ एक 17 साल पुराना केस था, साधारण मारपीट का केस था। उसमें वो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन 307 जुड़वाया गया। और उसके बाद में जो बीजेपी का लीगल सेल है उसने वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, कलेक्टर है आशीष सिंह, उनसे कहा कि इसने अपने जो हलफनामा दिया है कैंडिडेचर के साथ में, अपने नामांकन पत्र के साथ में, उसमें इसका जिक्र नहीं किया है कि इसके ऊपर धारा 307 लगी हुई है। तो कलेक्टर ने खैर कहा कि ये धारा उसके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जुड़ी है, लिहाजा इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये धारा जुड़ी और उसमें कोर्ट ने पेशी के लिए 10 मई को इनको पेश होना था, कांग्रेस कैंडिडेट को, अक्षय कांति बम को। और वही एक कारण बना जिसकी वजह से इसके ऊपर लगातार दबाव बने थे कि अगर जेल नहीं जाना है तो सीधे सीधे विथड्रॉ करो।
वरना कोई कारण नहीं था। ये प्रलोभन के मामला है। कांग्रेस का भी एक बड़ा सेक्शन कहता है कि पहले से सेटिंग हो गई थी, वो ये मिल जाएगा और पैसे क्या है। जहां तक पैसे का सवाल है तो वो कारण बहुत प्लॉजिबल लगता नहीं, इसलिए कि ये अक्षय कांति बम खुद एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है। उनके 3 इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े। खुद मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की है इसने, लीगल इंस्टीट्यूट है इनके। और इसने जो अभी एफिडेविट दिया था अपने कैंडिडेचर के साथ में, उसमें 78 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, जिसमें 40-45 करोड़ उसकी बीवी के नाम है। कुछ विरासत में मिली दौलत भी है इसके पास में। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसे को लेकर या 2-4-10 करोड़ रुपए की डील के लिए जाए। और काफी इसका मार्च में डिक्लेयर हो गया था इनका कैंडिडेचर बम का। तो वहां से बड़े विगरसली प्रचार कर रहा था। इनफैक्ट आज सुबह तक भी वो प्रचार में था। और उसके बाद अचानक ये हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि इसके महासचिव हैं, और वहीं का एक लोकल एमएलए है रमेश मेंदोला, ये दोनों आए, उनको गाड़ी में ले गए और उसको कलेक्टर ऑफिस ले गए और नॉमिनेशन विड्रॉल कराया। और उसके बाद फिर विजयवर्गीय ने अपने जो एक्स हैंडल है उस पर फोटो डाली और बहुत ही ट्रायम्फलिस्ट अंदाज में कहा कि हम अब हमारे हो गए अक्षय बम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लोकतंत्र की पूरी तरीके से डकैती है ये, इलेक्शन की सिर्फ चोरी नहीं है। एक भला आदमी जिसके अपने इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जिसका अपना कारोबार है, अपनी गर्दन बचाने के लिए ऐसा लगता है कि उसने इस चुनाव को कुर्बान कर दिया है। प्रलोभन नहीं, लालच नहीं, बल्कि डर एक तरह से यहाँ प्रतीत होता है। मेरा अगला सवाल, बीजेपी को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? 1989 से लेकर बीजेपी ने इंदौर का चुनाव कभी हारा ही नहीं। वही यही बात समझ में नहीं आती। इसका एक वजह ये हो सकती है जिसके बारे में बहुत ही लोग चर्चा कर रहे हैं, कि जब दूसरे राउंड की वोटिंग भी हुई और वो भी बहुत कम हुई। पिछले राउंड में जो एवरेज था वो 7% घटा था और दूसरे राउंड में 8% घटा। उससे भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त खलबली मची। और जो अमित शाह है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम वोटिंग हुई है उनकी मिनिस्टरशिप भी जा सकती है। उसके बाद से फिर मिनिस्टर्स में भी जाहिर है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उनमें खलबली भी थी। कुछ मिनिस्टर्स ने दबी जबान से ये भी कहा कि जब हमसे पूछ के कैंडिडेट तय नहीं किया, जब हमारी कोई सुनी नहीं गई और हमारे ऊपर ये डाल रहे हैं, अब जिनके यहाँ शादियां हो रही तो हम जबरदस्ती पकड़ के उनको वोट डलवाने थोड़ी आ सकते। और एक मायूसी का या एक उदासीनता का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के कैडर में भी। ये है कि दोनों तरह की बातें। एक तो एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है कि चलो अब तो जीती जा रही बीजेपी, तो अपने को क्या जाना। दूसरा ये भी है कि लोगों में नाराजगी है कि सेंट्रल लीडरशिप ने अपने तय जो है कैंडिडेट चुन के रख दिए और हमसे कोई पूछताछ नहीं की। विजय वर्गीय चाहते थे कि कोई ट्रॉफी के तौर पे वो कोई ऐसी चीज पेश करें जिससे कि ये भरोसा दिला सके अमित शाह को कि नहीं, मध्य प्रदेश में ऑल इज वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है और हम लोग जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं, 29 सीट ला रहे हैं। विधानसभा में अभी इतनी भारी जीत मिली है, उसके बाद क्या कांग्रेस की हालत कैसी है? वहां पर बीजेपी की हालत कैसी है? कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इधर से उधर हो जाएंगी? पिछली बार तो 100% सीटें ले गए थे। हाँ हाँ, इस बार देखिए, इस बार जब ये 19 अप्रैल के पहले कांग्रेस में बेहद मायूसी का माहौल था। वहां पर लग ही नहीं रहा था कि, और ये बीजेपी ने जिस तरह के नैरेटिव सेट कर दिया था कि हम तो 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं और छिंदवाड़ा में भी जीत रहे हैं, और जिस तरह का मास एक्सोडस हुआ था छिंदवाड़ा सहित पूरे अक्रॉस द स्टेट्स। बीजे कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, और छिंदवाड़ा के सिटिंग एमएलए, करीब 15 एक्स एमएलए और लगातार सारे लोग जा रहे थे। लेकिन 19 अप्रैल को जिस तरह की वोटिंग हुई और वोटिंग परसेंटेज गिरा है, और खासतौर पे औरतों का, महिलाओं का, कि वो 11 से 14% अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में गिरा है। और आप जानती हैं कि बीजेपी की कोर सपोर्टर यहाँ की महिलाएं हैं, उन्हीं की बदौलत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। तो वो एक वजह थी जिसकी वजह से इतना लोगों में हड़दंग मच गई थी, इतना हड़बंग मची हुई थी कि इतने बीजेपी वाज सो रैटल्ड
कि अब क्या होगा, और ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोग ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे चुनाव में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कोई एक जी। इनको धमाका या चौंकाने वाली कोई बात करनी थी। ये पहला राउंड में खजुराहो में कर चुके थे, लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं। उसके बावजूद भी वोटरों में कोई बीजेपी के प्रति कोई उत्साह उमड़ कर सामने नहीं आया, अब से दिखा नहीं। वरना कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जैसे अभी जो 2 राउंड की जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो महाकौशल रीजन है, बालाघाट और जबलपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल, उसके साथ में शहडोल यहाँ पर। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा और मंडला सीटें 2 ऐसी सीटें हैं, ये तो लोग कह रहे हैं, और वहाँ का जो असेसमेंट है वो सारे लोगों का है, जो इंडिपेंडेंट सोचते हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कांग्रेस आगे है, छिंदवाड़ा जी। में भी और मंडला में भी। छिंदवाड़ा में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो जीत रहे हैं। जी हाँ। और बाकी रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ के कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन की वजह से और कुछ बीजेपी के कैंडिडेट की अनपॉपुलैरिटी की वजह से और दूसरे तमाम फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस यहाँ पे कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही। तो बहरहाल अभी जो कमलनाथ ने 2-3 दिन पहले एक अपने एक्स हैंडल पे लिखा था कि अभी की जो वोटिंग हुई है जिसमें कि 6, 12 और 13 सीटें हैं, उन 13 सीटों में से कांग्रेस 6 में काफी मजबूत नजर आ रही है। राकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि यही वजह है कि विश्वास उनका कम लग रहा है कई सीटों का नुकसान है और एक-एक सीट पर कहीं न कहीं पूरा संघर्ष नज़र आ रहा है। इसी दौरान लोकतंत्र की इस हत्या का पूरा उदाहरण हमारे सामने है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।